Welcome to all of you in my much awaited, मेरे हिसाब से तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन आज। आपका पता नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ाई की बारीकियों को समझता है तो निसंदेह अगर चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति है तो आज का जो सेशन है वह महत्वपूर्ण सेशन, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। और इसी कारण मैंने अपने प्रीवियस सेशन में कहा था दैट इन माय नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस ओवर द स्टार्टिंग मोमेंट और सिचुएशन बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते। अप टू नाउ आई टोल्ड इट टू यू दैट ड्यू टू some internal problems, due to taking participation in war in support of America against England, France came in huge debt, and due to that they went under huge crash crunch। अब आर्थिक उधार हो गया। जिन लोगों ने उधार दिया उन्होंने लगभग 10% तक ब्याज वसूलने शुरू कर दिए, जो बिल्कुल अप्रासंगिक था। उसकी पूर्ति के लिए, ब्याज की पूर्ति के लिए करों को लगाया जाना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे जो समाज 3 स्टेट में था, 3 वर्गों में था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में जो पढ़ने लिखने वाले सेगमेंट थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, अदालती वर्ग के लोग थे, जुडिशियरी के, उन लोगों ने इस बीच में व्यापारियों ने व्यापार इत्यादि से, समुद्री व्यापार से जुड़कर अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर बाहर धन कमाया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। शिक्षित वर्ग ज्ञान अर्जित कर कर विचारों को समृद्ध कर लिया। फिर कुछ जॉन लॉक, जेफ, रूसो इत्यादि के विचारों से रूबरू होने के बाद लोगों के अंदर एक नई प्रकार की विचारधारा का जन्म हुआ। जनता त्रस्त हो रही थी, वो शासन नीति को के विरुद्ध जा रही थी, विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। और इसी बीच में पुनः लुई 16वें के द्वारा एक प्रस्ताव आ गया कि फिर से अब कर बढ़ाना। तो ऐसा था नहीं कि जब राजा चाहेंगे तो कर बढ़ा लेंगे। एक्चुअली वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि उसके लिए, कर बढ़ाने के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। स्टेट्स जनरल्स जो जनरल था वो एक तरह से पॉलिटिकल संस्था थी, जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे। फिर जो प्रक्रिया, उस चीज को समझिए, समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक जनरल स्टेट बना लिया गया, जो कि एक संस्था थी, राजनीतिक संस्था, पॉलिटिकल संस्था थी। वहां पर राजा जो है अपने प्रस्ताव को रखता था, फिर वहां से उसका अनुमोदन होता था और तब वो स्वीकृत होता था। तो प्रक्रिया तो अच्छी थी, उसी प्रक्रिया का पालन। अब प्रक्रिया में खामी क्या थी, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा, या जब बात होते रहेगी तो चर्चा है। उसी के तहत अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई। याद रखिए, जो कर को बढ़ाने के लिए जो बैठक का आयोजन किया जाता था जनरल स्टेट से,
वह 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। दौर कब था? 1789, 1614, 1714, मतलब 170 वर्षों 180 वर्षों में फिर उस बैठक को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जबकि तरीका यही था। लुई 16वें ने 5 मई 1789 को, 1614 के बाद लुई 16वां कब बुलाता है? 5 मई 1789 को वो जनरल स्टेट की बैठक बुलाता है। काहे के लिए? तो जो उसने प्रस्ताव तैयार किए हैं उसका अनुमोदन करवा लेना है, उसका अनुमोदन करवा लेना है और तब स्वीकृति हो जाएगी और तब कर को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ दिस मीटिंग, फॉर द कंडक्शन ऑफ द मीटिंग, जो वर्षाय का जो महल था उसको पूरी तरह से सजाया गया, भव्य आयोजन की तैयारी। इन दिस मीटिंग, मैंने आपको बोला, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट। तो 300 पहले दो वर्गों से और तीसरे स्टेट से 600 लोग हैं। मतलब समझो, अब चीज को समझना है। तीनों स्टेट की को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है जो इसका अनुमोदन करेगी। अनुमोदन जब होगा तो कानून बन जाएगा। तो पहले दो वर्ग, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के 300 प्रतिनिधि आए, और जो थर्ड स्टेट था तीसरा, जिसमें बाकी सारे लोग थे, बहुतायत लोग तो तृतीय श्रेणी के, उससे 600 लोगों को बुलाया। जो पहले दो स्टेट थे, पादरी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और कुलीन वर्ग, इन लोगों को बैठा दिया गया। चीज को समझना, सामाजिक विषमता जब आती है ना तो परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, और इसीलिए एक है कि भाई सबको साथ लेके चलना चाहिए। पहले दो वर्ग के लोगों को बैठाया गया कुर्सी पर, और जो थर्ड तृतीय स्टेट के लोग थे उनको, जो 600 लोग थे, उनको पीछे खड़ा कर दिया। तृतीय स्टेट का जो इस बार नेतृत्व कर रहा था वह अपेक्षाकृत समृद्ध लोग था, शिक्षित लोग था। मतलब अब चुनौती मिलने वाली थी, अब जो है ना चुनौती मिलने वाली थी। पहले क्या था, वो लोग तो मान के चलते थे कि तृतीय स्टेट तो बस टैक्स देने के लिए है। सही बात है भैया, दिलवा लो, तुम्हारे ऊपर है। बड़े लोग तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग थे, लेकिन 1614 और 1789 वक्त बदल चुका था। अब तृतीय स्टेट के लोग संपन्न भी हो गए थे और तृतीय स्टेट के लोग बहुत ही ज्यादा शिक्षित भी हो गए। तो 300 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, और ये जो तृतीय वर्ग के 600 थे उनको खड़ा रख दिया गया। लेकिन इस बार वो प्रतिनिधित्व तो जानकार और काफी समृद्ध लोग कर रहे थे, तो वो हाँ में हाँ तो मिलाने के लिए थे नहीं। इसके अलावा चूंकि एट दैट टाइम वहां पर किसान, महिलाओं, कारीगर जो तृतीय वर्ग से आते थे, उन लोगों का तो प्रवेश था ही नहीं। वही है ना, गरीब का तो कोई होता नहीं है, गरीब तो बस चलता है। और थोड़ी पीड़ा होती है, आज भी लोकतंत्र में भी यही होता है। जो रियल बेनिफिट्स मिलना चाहिए गरीबों को, वो पूर्णता मिल नहीं पाता है। वो हम लोग उनके लिए जो है ना, वो राशन मिल गया क्या, कार्ड बना हुआ है, बीपीएल का मकान मिल गया, हम लोग बस वहीं तक उनको रखेंगे। तो ये आरक्षण वगैरह वगैरह जो है आज एक चीज है, फिनोमिना है, देखना। अभी जिसके दादाजी आईपीएस हो गए, बेटा भी हो जाएगा, पोता भी कुछ आईआईटी वाईआईटी हो जाएगा। तो जो समाज एक बार उठ गया है ना, वही उसका लाभ उठा रहा है। अभी भी हमारे झोपड़ी में रहने वाले बहुत गरीब, बहुतायत 99% आज भी अपनी सामाजिक दशा को बदल नहीं पा रहे। 1% ही बिरले होंगे जो कि इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो उन लोगों को तो आना ही नहीं था। लेकिन फिर भी इस बैठक में एक काम किया,
और वह काम किया गया कि 40,000 तकरीबन 40,000 शिकायत जो था उसको कलमबद्ध करके, उसको सूचीबद्ध करके उस बैठक में लाया गया। मतलब ठीक है, 300 प्रतिनिधि है पादरी वर्ग के, 300 प्रतिनिधि है कुलीन वर्ग के, 600 हैं तृतीय स्टेट के जिसमें शिक्षित और व्यापारी वर्ग के लोग हैं। और ये भी सही बात है कि किसानों को, महिलाओं को, कारीगरों को प्रवेश नहीं दिया गया है, इट्स द फैक्ट। लेकिन फिर भी जो उनकी शिकायतें थी उसको जो है लाने का प्रयास किया गया, उसको जो है लाने का प्रयास किया गया। 40,000 शिकायत, और वो जो उनके प्रतिनिधि थे वो अपने साथ लेकर आए थे। अब गेम शुरू हो रहा है। अब इस चीज को समझ लो, सारा काम हो जाएगा। अब इस चीज को समझ लो, सारा काम हो जाएगा। आज जो एकदम आज का जो एकदम की पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर जनरल स्टेट्स, प्रत्येक वर्ग को 1 वोट देने का अधिकार, प्रत्येक वर्ग को 1 वोट देने का अधिकार। अब इस कॉन्ट्राडिक्टरी चीज को समझो। 3 ग्रुप है, 2 शोषक है, 1 शोषित है, तो पास हो ही जाएगा 2:1। चीजें कितनी आसानी थी। लेकिन यहां पर गेम शुरू होता है। इस चीज में लोकतांत्रिक तरीके को घुसा दिया गया, इस चीज में लोकतांत्रिक तरीके को घुसा दिया जाए, यह मांग तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने रखी। क्या रखी मांग? कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 1 मत देने का अधिकार दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को 1 मत देने का अधिकार रखा जाए। और जो पूरी सभा है ना, वो ग्रुप वाइज 1-1 वोट मत कीजिए, 2:1। पूरी सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो जिस वर्ग से आए हैं, वो सभी मताधिकार में हिस्सा लें और उसके बाद निर्णय हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गेम जो अभी तक 3 वोट्स का था, अब हो गया कि भैया जितने प्रतिनिधि आए हुए हैं वह सभी लोग इसमें वोटिंग का काम करें। एंड दिस वन इज डेफिनेटली अ डेमोक्रेटिक मूव। ये मूलतः तो डेमोक्रेटिक ही है ना, सबको मताधिकार का प्रयोग मिलना चाहिए, यह तो लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो इसी चीज उन लोगों ने इसका मांग किया, जिसकी चर्चा रूसो ने भी की है अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी चर्चा रूसो ने भी की है अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता। अब जब सम्राट सुना, घना अंधेरा। क्यों? पादरी वर्ग में 300, कुलीन में 300 और 600 प्रतिनिधि सभा में। प्रतिनिधि सभा को तो टैक्स देना था, तो वह तो समर्थन में जाएंगे नहीं, और कुछ अगर उधर से कट गए तो ये चीज तो पारित ही नहीं होगा। और जिसका नतीजा निकलता है कि सम्राट लुई 16वां इस परिस्थिति को भांप कर, सम्राट लुई 16वां इस स्थिति को भांप कर क्या करता है, तृतीय वर्ग के लोगों के इस डिमांड को, थर्ड स्टेट के लोग का जो ये डिमांड था, इसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और विरोध का बिगुल बज गया। जो तृतीय वर्ग के लोग थे, जो तृतीय स्टेट के लोग थे, वह क्या किए, जैसे ही उनके इस मांग को अस्वीकार किया गया, वह सभा स्थल से बाहर निकले। तो आज अगर मूलतः आपसे पूछा जाए कि शुरुआत एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ कि शुरुआत हुई कैसे, तो आप बेहद ही सरलता से समझे होंगे कि विभिन्न प्रकार के दार्शनिक इसको अगर कलमबद्ध करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें ये सब तो तड़का आप लोग खुद ही डाल लोगे कि भाई ऐसे था, 2 वर्ग जो थे वो टैक्स से इत्तेफाक नहीं रखते थे, तृतीय स्टेट के लोगों को ही टैक्स का वहन करना पड़ता था, आर्थिक स्थिति खराब थी, पावरोटी की भी कीमत बढ़ गई थी। वो उस वक्त की स्थिति को दर्शा रहा था कि
कितना वहाँ की जनता जो है परेशान हो रही है कि मुख्य जो भोजन है वह भी नहीं मिल रहा है, उसकी भी कीमतें आसमान छू रही हैं। और इसी के बीच में धीरे धीरे करके लोगों जो तृतीय श्रेणी के लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, शैक्षणिक स्थिति अच्छी हुई, जिससे उन्हें बाहरी ज्ञान मिला और कई जानकारियां मिली और आर्थिक संपन्नता होने के कारण उनमें समृद्धि आई। और इसी बीच लुई 16वें के द्वारा फिर से एक बार कर के प्रस्ताव को लाया गया, जिसके लिए तृतीय स्टेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें 300 मेंबर्स पादरी वर्ग से, 300 मेंबर कुलीन वर्ग से और तृतीय स्टेट से 600 लोग आए। अभी तक के प्रणाली का नियम क्या था, जो स्टेट जो यह थे क्या बोलते हैं स्टेट्स जनरल, कि भैया सबको एक एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन इस सभा के दौरान तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा क्या डिमांड कर दिया जाता है, डिमांड कर दिया जाता है कि सब आदमी, जितना भी मेंबर यहाँ आया हुआ है, सब आदमी एक वोट देगा। और इस चीज को लुई 16वें के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और नतीजतन क्या होता है कि तृतीय वर्ग के लोग सभा का बहिष्कार कर बाहर निकल जाते हैं। और यही वह क्षण था जब एक तरह से कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। अब कल जो है उसके वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वहां से निकलने के बाद, आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम द हॉल वर्साय के, फिर क्या हुआ, उनकी एक्टिविटियां क्या रही, किस प्रकार से उनके गतिविधियों ने फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी, और फिर अंत होगा कि इसका समाधान क्या निकला। इस पर धीरे आगे की कक्षाओं में चर्चा होते रहेगा। थैंक यू।